अच्छा एक बात बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन रिएक्शंस करवाते हैं, राइट? और रिएक्शंस की स्टार्टिंग कैसे करते हैं? मान लीजिए आपके पास एक अननोन रिएक्शन आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो रिएक्टेंट और रिएजेंट दिया गया उनको किस तरीके से रिएक्शन करवाना है, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का आइडेंटिफिकेशन, इजंट इट? यस और नो गाइस? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुरलीकृष्ण बैरागी, और आज अपन देखने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और उनको अपन कैसे यूज लेते हैं रिएक्शंस में। और जब कोई अननोन रिएक्शन हमारे सामने आती है, चाहे वो जेई का पेपर हो या नीट का पेपर हो, तो वहां पे हम कैसे डील करते हैं इलेक्ट्रोफाइल से, कैसे डील करते हैं न्यूक्लियोफाइल से, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफाइल एंड विच वन इज न्यूक्लियोफाइल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो यार, मैंने ना बहुत सारे बच्चों को पूछा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों ने या तो याद कर रखे होते हैं कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, पर उनको इसका एग्जैक्ट मतलब पता नहीं होता कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है। ठीक है, और सेकंड हमारा यहाँ पे रहेगा न्यूक्लियोफाइल। तो आज के सेशन में अपन ये समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, कैसे डील करते हैं इनके साथ, कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे इनकी कैटेगरी को दिमाग में मेमोराइज कर सकते हैं अपन लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमें जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो वहां पे हम इस चीज को समझ पाए। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को अपन ई प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को एनयू माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलो भी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? सबसे पहले जब तुम इलेक्ट्रोफाइल वर्ड सुनते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? बताओ, वीडियो को एक बार पॉज करो और सोचो कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। देखो, इलेक्ट्रोफाइल को एक बार दो पार्ट्स में ब्रेक करो, इलेक्ट्रो प्लस फाइल, राइट? इलेक्ट्रो प्लस फाइल, इलेक्ट्रो प्लस फाइल का मतलब हो गया, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स और फाइल मतलब अट्रैक्शन। सो मेन यहां पे हमारे सामने कंसर्न आ रहा है इलेक्ट्रो प्लस फाइल। ठीक है, यहां पे इस इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब हो गया अट्रैक्शन। दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉनों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। Those compounds which are attracted towards electrons, they are known as electrophile. अब एक बात बताओ, मान लो कि मैं खुद इलेक्ट्रोफाइल हूं और मैं इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं, तो मैं क्यों हो रहा हूं? क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं तभी तो बाहर इलेक्ट्रॉन्स को तलाश कर रहा हूं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स को सर्च कर रहा हूं। ऑब्वियसली कॉमन ह्यूमन नेचर है, कॉमन हमारे आसपास का नेचर है कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट हमें होती है वो हमारे पास नहीं होती, तभी उसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है। बट समझ रहे हो, रिक्वायरमेंट तभी होती है जब वो हमारे पास ना हो। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉनों से अट्रैक्शन है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, तभी मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट निकल के यहां पे सामने आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। और बहुत सारे लोग इसको ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशी, गरीब है ये। किस मामले में? इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशी आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बोल सकते हो, ये इसका मतलब हो गया। अब बात आती है कि भाई अगर मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और मुझे स्टेबल होना है, मुझे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूंगा, तब जाके मेरी कमी क्या होगी, पूरी होगी। दैट मीन्स दे ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक इससे रिलेट करने वाला हूं। एक लुईस एसिड और लुईस बेस आपने पढ़े होते हैं। लुईस एसिड और लुईस बेस में से कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है और कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, ये आपको मुझे बताना है। देखो, लुईस एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जहां पे खाली कक्षक होते हैं। सो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, वो और इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख सकते हैं, अपने ऑक्टेट को पूरा कर सकते हैं, ऑक्टेट का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है। मान लो कि जैसे हमारे घर में बहुत सारे रूम है, तो अगर मेहमान आएंगे तो उनको आराम से हम एडजस्ट कर लेंगे।
और अगर रूम ही छोटा सा है और मेहमान आ रहे हैं तो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वही बात हो गई कि लुईस एसिड जो होते हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसकी वजह से वो अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर सकते हैं और ऑक्टेट का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन दे आर ऑलवेज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो हेंस वी कैन से दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। दैट मींस कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं बताओ। देखो लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं, लैंग्वेज आपको खुद से बनानी है, मेन बात है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या हो रहा है और लुईस एसिड किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। तो लुईस एसिड आर बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू presence of vacant d orbital, so we can say due to presence of vacant orbitals। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप समझ जाओगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अगर उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, और उसके बाद अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि लुईस एसिड, तो वो भी क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आ गई? चलो अब मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल देखते हैं अपन कि कौन कौन से एग्जांपल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो एग्जांपल्स बताने के लिए मैं आपको ना एग्जांपल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूं, जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे कि 3 कैटेगरी कौन कौन से सर ने बता रखी है। तो पहली कैटेगरी में आपको बताऊंगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे H पॉजिटिव हो गया, जैसे आपका CH3 पॉजिटिव हो गया, जैसा आपका CH3 CH2 पॉजिटिव हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर नॉर्मली कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी कार्बन वाले स्पीशीज उसमें ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहा है। तो ये नॉर्मली 4 बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट पूरा करता है, बट अभी मैंने 3 बॉन्ड बना रखा है तो इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज वाई ये इलेक्ट्रोफाइल। और H जो था वो एक बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे H का एक बॉन्ड नहीं है, तो वो भी क्या होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। तो बेसिकली आप इसमें आगे ऐसे बढ़ते जाओगे, आप आराम से समझ जाओगे कि मेन कंसर्न क्या है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव का रियल मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी, तब उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। सेकंड कैटेगरी में मैं यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल वाले कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे BF3। अब बोरॉन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, बट बोरॉन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। खाली कक्षक वहां पे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, तो वो भी क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल। फिर जैसे मान लो आपका AlCl3 हो गया, जैसे मान लो आपका FeCl3 हो गया, तो बेसिकली इनमें 3D खाली पड़ा है। SbCl5 हो गया, है ना? तो ये सारे के सारे आपके जो होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। AlBr3 हो गया। तो ये कंपाउंड जिसके अंदर 3D खाली है या फिर बोरॉन के अंदर Pb खाली होता है, तो बोरॉन का 2p खाली है या बाकी में 3D खाली है, तो वो सब की वजह वो सब वैकेंट ऑर्बिटल से खाली कक्षक की वजह से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर लुईस एसिड, लुईस अम्ल होते हैं। अब आते हैं हम तीसरे टाइप के एग्जांपल्स पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स है आपके लिए, और ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है। इसी वजह से हम सबसे पहले इन्हीं को ही याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि बाकी तो नॉर्मली आपको याद रह जाएंगे, बट ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि याद ना रहे। तो आपको ये ध्यान रखना सबसे पहले कि CO2 और SO3 वो भी क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। बताओ कैसे होते हैं? तो CO2 को अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। CO2 में जैसे आप समझोगे कि भाई कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे किसी भी एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। क्या यहाँ पे प्लस है क्या किसी पे? नहीं है। तो फिर कैसे इलेक्ट्रोफाइल? ये इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बना बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉनों का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऑक्सीजन की तरफ होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन पे डेल माइनस आएगा और कार्बन पे डेल प्लस। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे आएगा डेल माइनस और यहाँ पे आएगा डेल प्लस। तो आप देख सकते हो कि बीच वाले कार्बन पे डेल प्लस का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, बीच वाले कार्बन पर डेल प्लस इंक्रीज हो गया, और ज्यादा डेल प्लस होने की वजह से बीच वाले कार्बन पर वो एक पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। तो पास में अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज वहां से निकल रही है तो उसको ऐसा फील होता है कि यार यहाँ पे प्लस है, यहाँ अट्रैक्शन हो सकता है, तो चलो इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी साबित करता है सामने वाले को, और
उसके अकॉर्डिंगली ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब हम CO2 पे इतना ज्यादा एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज CO2 हमारी एक रिएक्शन है जो आगे जाके अपन एरोमेटिक कंपाउंड से बढ़ेंगे, उसका नाम होगा कोल्बे श्मिट रिएक्शन। तो आपको मैं आज इसको याद करवा देता हूँ। एक रिएक्शन होगी जो हम पढ़ेंगे आगे जाके एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जहां पे हम ये समझेंगे कि CO2 वहां पे इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है और वो रिएक्शन आपकी होगी कोल्बे श्मिट रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे श्मिट रिएक्शन। देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीटली लिंकअप बहुत जरूरी है। हम ये पढ़ते हुए बाकी चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं, बाकी चीजों को समझ पा रहे हैं। इवन रियल लाइफ में भी ये बहुत मैटर करता है कि आप कितना अच्छे से रिलेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, एक पर्टिकुलर चीज को दूसरे चीज से। तो कोल्बे श्मिट रिएक्शन जो है वो CO2 बेस्ड है, और वहां जाके हम पढ़ेंगे तो हमें याद आना चाहिए कि हाँ भाई CO2 अपन ने पढ़ रखा है पहले से, हमने बता रखा था कि वो इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करते हैं SO3 के बारे में। तो SO3 की आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो SO3 में देखो दो तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और इसमें भी आगे बेस्ड एक रिएक्शन है, वो है आपकी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें दो तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक तो डेल प्लस डेल माइनस के तरीके से। तो डेल प्लस डेल माइनस के तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो इस वाले सल्फर पे थ्राइस डेल पॉजिटिव आएगा, 3 टाइम डेल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल माइनस आएगा तो सल्फर पे डेल प्लस आएगा, यहाँ डेल माइनस आएगा तो सल्फर पे फिर से डेल प्लस आएगा, और यहाँ डेल माइनस आएगा तो सल्फर पे आप देख सकते हो कि 3 टाइम डेल पॉजिटिव आ गया। तो उसकी वजह से वो एक पॉजिटिव चार्ज तरफ बिहेव करेगा, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे कि सल्फर पे वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो आई थिंक SO3 इतना टफ नहीं है जितना CO2 आपको समझना टफ होगा, क्योंकि CO2 में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था और उसी बेस्ड एक रिएक्शन थी जिसका नाम अपना बोलने वाला है कोल्बे श्मिट रिएक्शन, जो आगे जाके अपन पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आज के सेशन में आपको काफी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। नेक्स्ट सेशन में न्यूक्लियोफाइल के बारे में समझेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।